बहुत समय पहले की बात है। सूरजनगर में एक राजा राज्य करते थे। रत्ना वहाँ की दासी थी। रत्ना की एक छोटी बेटी थी। रत्ना महारानी की सेवा करती थी और उसकी बेटी महारानी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। यह सब देख महारानी ने रत्ना से कहा, देखो रत्ना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ कितने प्यार से खेल रही है। इस पर रत्ना कहती है, जी महारानी, मैं एक दासी हूँ और मेरी बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। मुझे ये सब अजीब लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या बोल रही हो तुम भी? देखो कितने प्यार से खेलने में व्यस्त थे दोनों। अगले दिन सभा में राजा बैठे हुए थे। अचानक एक सैनिक आकर राजा को समाचार देता है, ये राजन, हमारे राज्य में एक बहुत ही गंभीर बीमारी फैल गई है। यह बहुत ही अजीब प्रकार का बुखार है। अगर इसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुविधा में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य में राज्यवेद कहाँ है? इतने में राज्यवेद वहाँ उपस्थित हो जाता है। महाराज, मैं यहाँ हूँ। दरअसल मैं रोगियों को परख रहा था। मेरे पास इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है। मैंने देखा है कि यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आसपास के लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। महाराज कुछ समय तक सोचते हैं और कहते हैं, सेनापति, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगा। सभी आपस में दो हाथ फैसला बनाकर रखें। महाराज के आदेश अनुसार सेनापति कुछ सैनिकों को लेकर राज्य में जाता है और ढोल बजाकर आदेश करता है कि गांव का कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नजदीक नहीं आएगा और परस्पर दो हाथ की दूरी भी बनाकर रखेगा। में से अपने कक्ष में जाते हैं। वह देखते हैं कि रत्ना की बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। वह कहते हैं कि रत्ना, तुम्हें पता नहीं है, राज्य में गंभीर बीमारी चल रही है। जब तक बीमारी है तब तक तुम राजकुमारी के साथ नहीं खेलोगी और अपने घर पर ही रहोगी। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, लेकिन महाराज, मैं अकेले कैसे खेलूंगी? इतने में रत्ना खड़ी होकर अपने घर जाने वाली होती है कि तभी राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राज्यवेद आते हैं और बताते हैं कि राजकुमारी को भी वही गंभीर बीमारी हो गई है। इसका तो मेरे पास अभी इलाज भी नहीं है। यह सब देख महाराज दुविधा में पड़ जाते हैं। वो कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज, बाहर एक बाबा आया है और आपको शीघ्र ही बुलाया है। बाबा, और इस वक्त? चलो मैं आके से, क्या काम है आपको? सुना है राजकुमारी इस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। इलाज कैसे? कैसा इलाज? बताइए ना बाबा। आपके राज्य में घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ से एक फल लेकर अपनी राजकुमारी को खिलाइए, वह तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका इस बीमारी का उपाय बताने के लिए। सुझाव देकर बाबा चले जाते। सैनिकों को लेकर जंगल में उस बड़े पेड़ को ढूंढे और उसके फल को लेकर आओ। जी महाराज। सेनापति कुछ सैनिकों के साथ जंगल में जाते हैं और उन्हें वह पेड़ नजर आता है। आओ आओ, मेरा ही फल लेने आए हो। यह क्या, तुम बोलते भी हो जादुई पेड़? हाँ हाँ, मैं बोलता भी हूँ और मुझे भी यह पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चलो अच्छा है, तो फिर तुम ही अपने फल तोड़ दो। फल तो मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। तीनों पहेलियों का सही जवाब देने के बाद ही तुम्हें एक फल मिलेगा। 3 जवाब देने पर एक फल? चलो कोई नहीं, मैं राजकुमार को एक फल में ही ठीक कर दूंगा। चलो पूछो अपनी पहेली। वह क्या है जिसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता के बिना इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता? अरे नहीं, मुझे तो इस पहेली का जवाब नहीं पता। चलो अगली पहेली पूछो। ऐसा क्या है जो समुद्र के तल में रहता है और माँ के छूने से ही मर जाता है? मुझे इस पहेली का भी जवाब नहीं पता। तो चलो तीसरी पहेली बताओ। जादुई पेड़ तीसरी पहेली पूछता है, ऐसा कौन है जिसके हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी देश विदेश घूमता है? इसके बिना लोग भूखे मर जाते हैं। सेनापति कुछ समय सोचता है और बिना कुछ कहे राजमहल वापस लौट आता है। महाराज को बताता है। महाराज कुछ सोचते हुए पर सभी पूरी सभा में ऐलान करते हैं कि जो भी इन 3 पहेलियों का जवाब बताएगा
उसे पेट भर उपहार दिए जाएंगे। लेकिन सभा में बैठे किसी भी दरबारी को इन पहेलियों का जवाब नहीं पता है। महाराज गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मेरी सभा में सभी मूर्ख ही भरे हैं, चलो तुम्हें बाद में देख लूंगा। इधर रत्ना अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है, मना किया था ना मैंने, वह बड़े लोग हैं, अगर उनकी राजकुमारी को कुछ भी हो गया तो सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। नहीं माँ, राजकुमारी मेरी वजह से बीमार है, मैं जाऊंगी और उन्हें ठीक करके वापस लौट आऊंगी। महाराज के पास जाती है और कहती है, महाराज मैं जाऊंगी उस जादुई पेड़ के पास और उसकी तीनों पहेलियों का जवाब दूंगी और बदले में उस जादुई फल को लेकर आऊंगी जिससे राजकुमारी ठीक हो जाएगी। महाराज थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें एक अवसर देता हूँ। रत्ना जंगल में जाती है, उसे वो जादुई पेड़ दिखाई देता है। वो उससे कहती है, ये जादुई पेड़ आप अपनी तीनों पहेलियाँ पूछिए। जादुई पेड़ एक एक करके तीनों पहेलियों को पूछना चालू करती है। रत्ना थोड़ा देर रुक कर उन पहेलियों का जवाब दे देती है। वो पहली पहेली का जवाब वैद्य जी या गुरु जी, दूसरे का नमक और तीसरे का मोहरा या पैसा देते हैं। यह सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश होता है और अपनी जादुई फल का तोड़कर चंदा को झोली में डाल देती है। ना अभी वही खड़ी हुई देख रही होती है। जादुई पेड़ कहता है, बेटी तुम अभी गई नहीं। रत्ना कहती है कि हमारे राज्य में राजकुमारी के अलावा भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मैं उनके लिए भी फल ले जाना चाहती हूँ। चाहो तो और भी पहेलियाँ पूछ सकते हो। रत्ना का ऐसा स्वभाव देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश होता है और उसने पल भर में अपनी जादुई फल जमीन पर बिखेर देता है। रत्ना ने उन सभी फलों को समेटा और राज्य वापस लौट आई। राज्य पहुंचने के बाद राज्य वैद्य ने उस फल के रसों को राजकुमारी के मुंह में डाला और देखते ही देखते राजकुमारी उठ खड़ी हो गई। यह देख महाराज और महारानी बहुत खुश हुए। महाराज रत्ना से कहते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आज से तुम मेरी बेटी हो। अब से मेरी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। महाराज चंदा को गले लगाते हैं और राजकुमारी यह सब देखकर खुश हो जाती है।